हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू द एवरी क्लासेस 9 एंड 10। तो आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और वी कैन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो कि है लाइफ प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिरदर्द बना हुआ है ये चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर, मतलब अलग अलग टाइप की थ्योरीज हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, आज एक ही वीडियो में हम पूरे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे इसका। क्यों? क्योंकि यहां से आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको होते हैं डिफरेंस वाले। लेट्स सपोज कैसे डिफरेंस हो गया ब्लड और लिम्फ के बीच में, डिफरेंस हो गया आपका हेटरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक के बीच में, डिफरेंस हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंस बिटवीन वाले आपके क्वेश्चन किसमें बनते हैं, आपके बायोलॉजी में बनते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बहुत शानदार बनाने वाले भाई इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस होती क्या क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी चीजें लिविंग होती है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग होती हैं। ये ऑल दो सभी चीजों को पता है। देखो, कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंटरेस्टेड के साथ पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ा करो, तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा उस चैप्टर में। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सीखने लायक होंगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे लाइफ प्रोसेस है। जैसे आपको पता है, पता सभी बच्चों को है कि लाइफ प्रोसेस जो होता है ना, वो डिपेंड करता है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। पूरी अपनी बॉडी की थ्योरी है ये। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कोई भी लिविंग वन कौन कौन सी प्रोसेस करता है, तो वो सब लाइफ प्रोसेस में आता है। लेकिन ऑल्दो इसके वजह वो इसके कारण भी बच्चे क्या करते हैं, इसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा बेटर समझते हैं कि ठीक है एक ही तो चैप्टर है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। क्यों? इसमें से आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत इजी चैप्टर है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं भाई इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस को, फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी प्रोसेस हम करते हैं, और बस वो प्रोसेस के अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट्स अपन को समझने, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो कोशिश करूंगा मैं कि ये पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बहुत शानदार में बहुत इजी वे में आपको ये सारी चीजें समझा सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे भाई कि कौन कौन सी चीजें आपके आसपास लिविंग है और कौन कौन सी नॉन लिविंग है। देखो, अगर मैं क्राइटेरिया की बात करता हूं कि कौन सी चीज अलाइव होती है, अलाइव का मतलब होता है कौन सी चीज जिंदा होती है, तो बात करते हैं। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट खुद में मूवमेंट कर पाता है ना, तो वो क्या करता है, हम ये कह सकते हैं कि वो आपका क्या है, अलाइव। आपकी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सब्सटेंस तो नहीं कह सकते बेसिकली। अलाइव आपका पर्सन हो सकता है, फिर अलाइव ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ द एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया आपका, या फिर कोई भी लिविंग पर्सन हो गया, फिर लिविंग थिंग्स होगी, सभी की सभी मूवमेंट करती विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के बिना वो अपना मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है। समथिंग मूवमेंट, सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे अंदर ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हम खुद विजिबल कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये जैसे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होना, आप कुछ चीजें लिख रहे हैं तो आप उसको विजुअल कर सकते हैं, ठीक है ना। विजुअलाइज करना बेसिकली क्या हो जाता है आपका, कई सारे आपके कह सकते हैं कि अपने मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है भाई। सम मूवमेंट्स आर नॉट विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ये बात बहुत अच्छी है। जैसे देखो, आपके बाहर वाली जो चीजें होंगी ना, वो आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो आपको देख सकता है, लेकिन अपने शरीर के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो तो हम देख ही नहीं सकते। क्लियर? तो बेसिकली ये आपका जो चैप्टर है ना, ये आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है उन्हीं के बारे में चैप्टर आपका बताता है। अगली बात करते हैं, The molecular movements in cell and tissues is necessary for all life processes। जितनी भी अपने सेल के अंदर, जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है ना, मॉलिकुलर मूवमेंट जितनी भी होती है, वो सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी सेल, वो अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए। तभी हमारा प्रोसेस क्या हो सकता है, लाइफ प्रोसेस अपनी अच्छे से चल सकती है, हम अच्छे से जी पाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिविंग की और नॉन लिविंग की, तो अगर मैं क्राइटेरिया आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर लिविंग वन एंड नॉन लिविंग वन, तो सबसे ज्यादा अच्छा जो आंसर आता है वो आता है सर रेस्पिरेशन। मतलब जो लिविंग होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं वो रेस्पायर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे थे अलाइव की, तो अलाइव हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज जिंदा है, वो क्या होगी, वो मूवमेंट कहीं ना कहीं करेगी ही करेगी, ठीक है भाई। चलो भाई, अब बात करते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ चुकी होगी। तो मूव अहेड। तो अगले स्लाइड पर है आपका लाइफ प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस हम करते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम बहुत टाइप के अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर, देखो नॉर्मली देखो, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाते हैं, रेस्पायर करते हैं मतलब ऑक्सीजन हम मतलब ब्रीदिंग करते हैं। अभी ऑल्दो मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रीदिंग नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। और अगर मैं कहूं तो एक्सक्रीशन जो रहता है, सुबह सुबह चाय पी के चल दी भाई, ठीक है ना, तो वो वाला प्रोसेस भी हम लोग करते हैं। तो यहां पर हमें इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, ऑल दो चैप्टर ने पहले से ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि हमें पढ़ना इनकी चीज के बारे में। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके का न्यूट्रिशन हम लेते हैं, रेस्पिरेशन हम कैसे कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अच्छा सर डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें ना अभी धीरे धीरे वन बाई वन सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक। तो अभी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। बस बच्चों को इतना ही पता होता है कि सर जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया हुआ खाना ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। बल्कि ये आगे भी इसके
एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर द लाइफ प्रोसेस। मतलब आपने खाना तो खा लिया, साथ ही साथ में उसका यूटिलाइज करना, उसका यूज करना अपने अदर लाइफ प्रोसेस को करने में, तो वो प्रोसेस कही जाती है न्यूट्रिशन। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज बर्न्ड इन द सेल। ठीक ना, बर्न इन द सेल। अब यहां पर बर्न का मतलब मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर या फिर आपके साइंस के अंदर, बर्न का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब कभी भी आपका फूड बर्न करता है फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? ब्रीथ कर पाते हैं। हमें अभी तक क्या पता था कि जो रेस्पिरेशन होता है ना वो बस सिर्फ ब्रीदिंग होती है, सांस लेना सांस छोड़ना इज नोन एज रेस्पिरेशन, बल्कि ये इससे भी बियॉन्ड है। ठीक है भाई, तो उसको हम देखेंगे उस वाले टॉपिक में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड, ऑक्सीजन, वाटर। अच्छा सर, ये हम खाते जा रहे हैं, ये हम खाते जा रहे हैं, तो हमारे पूरे शरीर में पहुंच कैसे रहा है? किसके द्वारा पहुंच रहा है? सर ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें अपने शरीर में पहुंच पाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एक जगह से कोई भी चीज को कैरी किया और कैरी करके बहुत अलग अलग जगह पहुंचा दिया, इसी को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। इफ यू टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, अपने बॉडी के अंदर क्या होता है? कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हम क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर पाते हैं, और जो चीजें हम अनडाइजेस्ट होती है, अनडाइजेस्टेड वो फूड जो होता है उनको हम बाहर निकालना भी होता है। ठीक है ना, ऑल्दो वो प्लांट्स भी बाहर निकालते हैं, उनकी प्रोसेस अलग अलग होती है, ऐसे हमारी लाइफ प्रोसेसेस में अलग अलग है। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन एक अपना जो वर्ड कह सकते हैं, वो आपका वर्ड किसके लिए आता है? इज द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट की जगह पे आप ये कह सकते हो अनडाइजेस्टेड फूड अभी फ्रॉम द रिमूव फ्रॉम द बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो ये बेसिक से आपको ये 3 4 5 आप कह सकते हो कि आपको प्रोसेस पढ़नी है आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आई होप आपके अंदर थोड़ा सा ना कह सकते हैं कीन हो गया होगा इस चीजों को पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रिशन। अच्छा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं इंपोर्टेंट मुझे बता दीजिए, मैं वो कर लेता हूं। भाई लाइफ प्रोसेस में कोई चीज इंपोर्टेंट नहीं है, और बस मैं ये चीज कह सकता हूं कि लाइफ प्रोसेस को या फिर मैं कहूं इस पर्टिकुलर पूरे बायोलॉजी को अच्छे से आपने समझ लिया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है ना, तो समझ, यही मेरा वो मेन मोटिव क्या है? यही मेन मोटिव है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे मैं समझा सकूं। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो मैंने आपको बोला भी था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता खाना खा लिया डकार मार ली बस। न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चे खाना खा लिया, साथ ही साथ में उस खाने का यूटिलाइज करना, मतलब उसका यूज करना आपके अदर लाइफ प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो जैसे लाइफ प्रोसेस है, फिर आप कह सकते हो अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें यूज करना। जैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी का टू बिल्ड बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी। अलग अलग टाइप, अलग अलग तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी को बिल्ड करना, छोटा सा बच्चा था उसको न्यूट्रिशन ज्यादा दिया तो उसका मतलब मसल गेन हो गई उसकी। फॉर ग्रोथ आपकी क्या नाम है, कंप्लीट ग्रोथ के लिए जो काम करते हैं। आपके डैमेज पार्ट जो भी मतलब कहीं चोट लगी है तो उसमें आपका रिप्लेसमेंट करना टिश्यूज का या फिर सेल्स का, और साथ ही साथ में एनर्जी तो चाहिए चाहिए भाई। तो खाने से ही आपको एनर्जी मिलती है, ना कि आपको स्टिंग एनर्जी से। ठीक है भाई, जोक्स अपार्ट। तो बात करते हैं आगे। तो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो आपकी लाइफ है, मैं आपके बात करूं अर्थ के ऊपर ऐसा बहुत ही कम चांसेस हैं जो आपको ऐसा कोई कंपाउंड या फिर ऐसा कोई चीज मिलेगी जिसके अंदर कार्बन की मौजूदगी नहीं होगी। मतलब आप ये कह सकते हो 99.999% सभी चीजों में आपका क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, तो बात करते हैं द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो आपके जो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स हैं जो आपको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, तो हम उनको यूज करते हैं किसके लिए? वो लिविंग बीइंग्स उनका यूज करते हैं, जैसे फूड के लिए, वाटर के लिए, फिर एयर की बात कर सकते हैं। अब इसी से थोड़ा निकल के आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है। क्लियर, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता होगा कि ये ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक आपने पहली क्लास 7 में पढ़ चुका है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, किसी भी न्यूट्रिशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो खाना खुद बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इफ वी टॉक अबाउट हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो किसी और के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रब ऑल दीस। तो यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले आपका लिखा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या कहता है? इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो खाना खुद बनाते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो खाना खुद बना रहे हैं। तो इसको ऐसे याद रखो, ऑटोट्रोपिक से ऑटो वाला याद रखो। तो ऑटो वाले भैया खुद ऑटो चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और से कहते हैं भाई ऑटो चला दो। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो खाना खुद बनाते हैं, और उन टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि देयर ओन फूड फॉर सिंपल फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर जो आपके नेचर से दिए गए हैं, आपको भगवान ने इजाद किए हैं भाई कि ये चीजों का आप यूज कर सकते हो, तो उनका यूज करके जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उन टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बात करते हैं जैसे एग्जांपल की, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, जो जितने बैक्टीरिया फिर ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम चलेगा और तुम्हारी मदद से वो खाना बना रहे, तुम्हारे घर का जीरा या फिर हींग ले ली और वो खाना अपना बना रहे, ऐसा नहीं है, वो खाना खुद बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा मुझे अभी बता दो कमेंट के अंदर, अभी के अभी आप लिखो कि मुझे ये बताओ कि आपका जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? किस
प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, अभी के अभी कमेंट्स में लिखो, ठीक है। बात करते हैं अगला, तो अगली बात आती है तो भाई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसका जस्ट अपोजिट है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स कह सकते हैं, पर आप फ्रॉम द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। मतलब जो भी न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, खाने के लिए जो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑल द एनिमल्स में हम भी आते हैं, ठीक है ना। हम सभी लोग किसमें आते हैं? सोशल एनिमल बोला जाता है, पढ़े लिखे जानवर, ठीक है ना। सॉरी। तो बात करते हैं आगे। तो जितने भी एनिमल्स आपके होते हैं, एनिमल्स हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया आपके ऊपर भी लिखा है, बैक्टीरिया आपके नीचे भी लिखा है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर आता है क्वेश्चन को ये पूछता है कि व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अरे सर ये क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को सब डिवाइड किया गया है 3 टाइप में, ठीक है। अब उनको सब डिवाइड किस किस में किया गया है? सैप्रोफाइटिक में, पैरासाइटिक में और होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब आप ये कह सकते हो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब एक ही है, वो दुनिया में एक ही है, वो खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? वो लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग इनको 3 तरीके से आपका क्लासिफाई किया गया है। तो बात करते हैं उनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो बात आती है हेटेरोट्रॉपिक, तो मैंने आपको बताया जैसे आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, होलोजोइक हो गया और पैरासाइटिक हो गया। तो एक एक करके इनको भी उठाते हैं और इनको भी मतलब फेंक के मारते बढ़िया तरीके से दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। आपने देखो कई सारे जो मतलब एनिमल्स होते हैं जो आपके मर जाते हैं, तो उसके बाद उनके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कुछ टाइप का न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। वो कीड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या करते हैं, एक सेकंड में कैमरा शेयर सही से कर लूं। हाँ जी, अब बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो जहां से ये खाना खा रहे हैं वो चीज क्या हो चुकी है? मर चुकी है, डिकेइंग मतलब सड़ चुकी है, तो वहां से वो खाना लेते हैं। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, और फिर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह भी ये क्या करते हैं? आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है दे ब्रोक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देयर एब्सॉर्ब इट। वो क्या करते हैं? पहले आउटसाइड द बॉडी वो फूड मटेरियल को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं अपने अंदर। बात करते हैं आगे। तो आगे है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के लिए देखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, कह सकते हो, अच्छा तो नहीं मतलब ठीक है। इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो खाना ले रहे हैं विदाउट किलिंग देम, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहे हैं तो उनको बोलते हैं क्या? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि जो आपके वो जुए वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो देखो मैं जिंदा हूं, जैसे मान के चलो मेरे जुए हैं, तो वहां पर जो लाइस है, लाइस क्या कर रही है? यहां से मेरे सिर से, मैं जबकि जिंदा हूं, मेरे सिर से क्या कर रही है? न्यूट्रिशन ले रही है, तभी तो वो जिंदा है ऊपर। तो इस टाइप की जो न्यूट्रिशन होती है जब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो? जिंदा हो, और उनसे आप खाना अगर लेते हैं, उनसे जो आपके ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अच्छा, जिससे ये खाना ले रहे हैं, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये खाना ले रहे हैं ना, उसको होस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। क्लियर? तो ये आपके कई सारे एग्जांपल्स है, तो एक आध एग्जांपल आपका आ सकता है। वो कह देगा जैसे कैस्केटा है, तो कैस्केटा किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक या फिर ऑटोट्रोपिक। तो आपको सिंपल क्या लगा देना है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है भाई। बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत सही है। वो ये कहता है कि इट इज द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब इट। वो डायरेक्टली खाना ले लेते हैं, ठीक है ना। होलोजोइक क्या करते हैं? वो डायरेक्टली खाना लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मारना है, किसी को जिंदा करना है, वो डायरेक्टली खाना लेते हैं और वो उसको खाने को क्या करते हैं? वहीं के वहीं वो एब्सॉर्ब करते हैं और वहीं के वहीं क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस, जो हम उसी में आते हैं। क्लियर है? डायरेक्टली हम खाना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कि हम ऑटोट्रोपिक से कहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये दे दो मुझे, वो दे दो, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली गए, आपने वो ऑटोट्रोपिक से खाना लिया और आपने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक डायरेक्टली फूड। वो आप क्या करते हैं? खाना लेते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं उसको और उसमें से कई सारी चीजों को एब्सॉर्ब करते हैं। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अमीबा भी यही करता है, पैरामीशियम भी यही करता है, फिश, वर्ड, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी यही चीज करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा था? कि सर जब कभी भी आपका जो होस्ट है, या फिर आप कह सकते हो जब कभी भी कोई भी चीज सड़ जाए या फिर गल जाए, तो उससे जो न्यूट्रिशन लिया जाता है उसको बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो आप जहां से खाना लिया जा रहा है और वो लिविंग हो, मतलब वो जीवित हो, और वहां से खाना अगर लिया जाए तो उसको बोला जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक क्या करते हैं? डायरेक्टली खाना लेते हैं, उसको एब्सॉर्ब करते हैं और उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देते हैं। तो उस टाइप का जो न्यूट्रिशन करते हैं वो कौन करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन किया जाता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। और कौन कौन करते हैं? अमीबा हो सकता है, सारे एनिमल, सारी वर्ड्स, ये सब क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं इंश्योर ये चीज करूंगा कि आपको कहीं दिक्कत भी ना आए, ठीक है। तो चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब आपका स्टार्ट हो गया है
एक इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आप ये कह सकते हो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, अगर मैं प्लांट के अंदर की न्यूट्रिशन की बात करूं तो कौन से टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं भाई? पहले तो मुझे ये बता दो कि जो प्लांट है वो कुछ टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। सर ये करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? ये खाना खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो कढ़ाई लेके चल दी तुम्हारे घर पे और कह दी कि बहन जी मुझे तेल दे दो, बहन जी मुझे हींग जीरा दे दो जिससे मैं खाना बना लूं। ऐसा नहीं है, वो खाना खुद बनाते हैं। किससे? रॉ मटेरियल से, जो आपके इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट है। रॉ मटेरियल से ये खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनके न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। बात करते हैं जिस प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस से ये खाना बना रहे हैं ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब इसको थोड़ा सा डीप अपन समझते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो इन्होंने एक सेकंड, हाँ जी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से रखना, यहां पर ध्यान रखना अच्छे से कि यहां पर जो ये रॉ मटेरियल्स है ना, डायरेक्टली लिखने के लिए आ जाते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो पहला आपका हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मैं थोड़ा हाईलाइटर लेता हूं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा हो गया वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल हो गया। क्लियर है? तो देखो कौन कौन से आपके रॉ मटेरियल हो गए सर? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा हो गया वाटर, तीसरा हो गया सनलाइट और चौथा हो गया आपका क्लोरोफिल। क्लियर है? द फूड प्रिपेयर्ड इन इज कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ये क्या करते हैं? मेनली इसको कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज, या फिर आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट में जो चेंज हो जाता है, और वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि वो फोटोसिंथेसिस से क्या चीज बनाते हैं, देन आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट। वो किस फॉर्म में इसको स्टोर करके रखते हैं? आंसर शुड बी स्टार्च। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट को वो बनाते हैं, लेकिन फॉर्म किस फॉर्म में वो आपको स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है भाई। बात करते हैं कि इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो आपको ये अंदाजा तो पहले से ही है कि सर जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। देखो ये रिएक्शन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये खाना बनाते समय क्या करते हैं? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और वो क्या करते हैं? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये लाइट चली गई भाई। चलो कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी। अब बात करते भाई हम लोग कहां पर थे? हम थे कि यहाँ पर ये एक सेकंड, पहले तो मैं इसको क्या कर दूं, रब कर देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें मैं वापस से अच्छे से बता सकूं। देखो यहाँ पर आपको ये पता था ना, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको सभी को ये पता रहता है कि सर ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स क्या करते हैं? हाँ, प्लांट्स करते क्या? सर प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर आपको पता चलेगा, देखो ऑक्सीजन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, ये कौन कर, वो कैरी कौन कर लेता है? आपके प्लांट्स कर लेते हैं। और उसके बाद ये कौन सी वो चीज दे रहे हैं आप उनको? हमें ये कौन सी दे रहे हैं? ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वो रिएक्शन थी जिसके आप वजह से आप ये कह सकते हो कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना खाना बनाकर हमें कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो आज तक हमें, अच्छा एक आपने मिथ बहुत जरूर सुना होगा कि सभी लोग ये कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए रात को। पीपल के पेड़ भाई नहीं नहीं नहीं, भूत रहता है, बहुत मतलब खतरनाक होता है ना, ये सब लोग कहते हैं। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली क्या होता है, जो पीपल होता है ना, पीपल का पेड़, तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, कह सकते हो। ठीक है ना? सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करता है। अगर वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा होगा। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ले रहा होगा, तो उसके पेड़ के नीचे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम कि आपका ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने उसको क्या बना दिया, थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का थोड़ा बना दिया उसको कि भाई हॉरर टाइप का, कि उसके पेड़ के नीचे नहीं जाना। वो ब्रह्मा भी वो बेसिकली पीपल का पेड़ भी लायक, भाई मेरी क्या गलती थी इसमें? ठीक है, चलो भाई। तो बात करते हैं आगे। तो यहां पर आपको ये पता चल गया कि यहां पर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का, एग्जैक्टली H2 मतलब वाटर का, और तीसरा सनलाइट का। ठीक है ना? अच्छा, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये क्या करते हैं? वो आपको कार्बोहाइड्रेट बनाकर देते हैं। किस फॉर्म में वो आपका ये स्टोर करके रखते हैं? सर स्टार्च फॉर्म में। कौन सी गैस ये हमें प्रोवाइड करते हैं? सर ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं आगे, यहां से ये क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं ये प्रोसेस आपकी और फोटोसिंथेसिस कैसे हुई वो देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। 3 मेन स्टेप हैं इसके। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जो यहां पर प्रेजेंट है ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता क्या है सर? ये तरीके का ग्रीन पिगमेंट होता है जो आपके प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर आपका। सेकंड, पहला क्वेश्चन क्या था कि आपके किस प्रोसेस के थ्रू ये खाना लेते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये कि ये जो खाना ये बना रहे हैं, ये जो इनकी किचन है, ये किचन है जो ये खाना बनाने कहां पर बनाते हैं, प्लांट्स ये खाना बनाते कहां पर है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो यहां से वो क्या करते हैं, अच्छा लीव्स के अंदर आपको एग्जैक्टली याद भी आ रहा होगा ना, स्टोमेटा। सर ये वो आपका क्या करते हैं, जो आपका क्लोरोफिल है वो आपका लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। पहला स्टेप इनका ये है।
चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। पहला तो स्टेप इनका क्या हो गया सर, पहला स्टेप इनका ये हो गया कि जो एब्जॉर्प्शन है, एक सेकंड में पेन लेता हूं तो पेन से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि सर जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल ने क्या किया, आपका जो प्रेजेंट होता है लीव्स के ऊपर, तो उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सेकंड क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, वो जो लाइट एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। एंड साथ ही साथ में स्प्लिट अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो क्या करेंगे, जो आपका वाटर था प्रेजेंट तो H2O को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो सर H2O को कन्वर्ट कर देंगे सर H2 और O2 में, मतलब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो आपके पास आता है हाथ में, वो आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। फिर ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन की अगर मैं बात करूं, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, रिडक्शन सर वो होता है या फिर तो आपका ऑक्सीजन का जाना हो या फिर हाइड्रोजन का आना हो, क्लियर। तो आपका क्या कहा जाता है, उसको रिडक्शन कहा जाता है। तो देखो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, देखो एक बार चेक करता हूं, एक बार फिर से मैं पेन उठाता हूं आपके सामने, पहले इसको क्लियर करूं। हाँ अब पेन भी, एक सेकंड ब्लैक ले लूं, चलो एक काम करता हूं, ये ले लेता हूं। हाँ, आपके पास क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया उन्होंने, हाइड्रोजन दिलवा दिया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहां पर आपने ये देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में चेंज हो गया बाय द रिडक्शन प्रोसेस। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो 3 चरणों में होता है, 3 आपके मेन स्टेप होते हैं। उसके पहले स्टेप क्या होता है कि सर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना प्लांट्स के ऊपर, वो क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेकंड क्या होगा सर, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर देगा, मतलब तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा ना, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा उसका। गुड। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जब रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन होने के बाद क्या बना देगा, वो अपने आप को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर लेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, जिसको अपन ग्लूकोज भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर, ये वाली जो रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछी जा सकती है। आपको हो सकता है कि आपका बैलेंसिंग में पूछ सकते हैं या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आपको सिंपल ये लिखना पड़ेगा। तो सिंपल क्या है, देखो 6CO2 प्लस 12H2 गिव्स, ऊपर सनलाइट नीचे आप क्लोरोफिल या फिर ऊपर क्लोरोफिल नीचे सनलाइट लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद C6H12O6 H2 और ऑक्सीजन गैस, बस सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल रखने का है, एकदम झकास। ठीक है, चलो भाई तो बात करते हैं आगे। तो आगे बात करने के लिए हम करते हैं इसको फॉरवर्ड। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, देखो यहां पर अगर आप चेकआउट करके सही से, तो यहां पर ये लाइट एनर्जी, ये जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे आपका ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्जैक्टली क्या बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट को, सर क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल ने क्या करा, ये लीव्स के ऊपर उन्होंने क्या करा, लाइट एनर्जी को क्या करा, एब्जॉर्ब किया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं ये, सर ये लाइट एनर्जी को वो चेंज करेंगे इसमें केमिकल में, फिर उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन वगैरह होते जाएगा और वो ग्लूकोज बनाकर दे देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और अगर मैं कहूं कि वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, सर वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर करके रखता है। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे बात आ जाती है भाई क्लोरोफिल की ही बात कर लेते हैं। चलो भाई, तो क्लोरोफिल बहुत देर से परेशान कर रहा था भाई आप लोगों को, तो क्लोरोफिल की ही बात करते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है समझते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स। क्लोरोफिल एक तरीके का क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है ना, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये आपका क्या कर सकते हैं कि आपका एक लीफ है, लीफ का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप में वो बड़ा करके देखा, तो वी कैन सी द सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। तो यहां पर जैसे आप ये देख रहे होगे, एक बार मैं हटाता हूं इसको, आपने ये चीज देखी, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन डॉट्स, इस वाले पूरे उसमें आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे होंगे, इसको हटा दूं। हाँ, ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहा है ना, इन्हीं ग्रीन डॉट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इन्हीं को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं बेसिकली। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो लाइन टाइप के ऐसे 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 दिख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है क्लोरोफिल। समझ में आ गया भाई। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, एक लीव्स को क्या करा, अंडर माइक्रोस्कोप रखा उनके छोटे पार्ट को, तो वहां से उनको देखने के लिए मिला क्या, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। फिर क्लोरोप्लास्ट को भी थोड़ा माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने अच्छे से, तो उनको दिखाई दिया क्या, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, जिसको अपन क्या सकते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो यही वो क्लोरोफिल है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द लीव्स। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। तो क्लोरोफिल की डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी ध्यान में रखना। अच्छा चिंता मत करो भाई, इसकी पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी एफडी क्लासेस के आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है तो मुझे बता देना, एक बार फिर से पिन करवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कह सकते हो ये छपा का छपा आएगा आपका, स्टोमेटा छपा आता है हमेशा इसका, या फिर तो आपको डायग्राम बनाने के लिए देगा, नहीं तो इसकी डेफिनेशन पक्का आएगी इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोमेटा का। अब आपने ये तो देख लिया कि सर यहां पर वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सर एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। अब जैसे मान के चलो कोई भी गैस का, जैसे सर कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले रहा है और ऑक्सीजन को वो दे रहा है, वो कहां से हो पा रहा है, हमारे अंदर तो क्या होता है, नोज के अंदर क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन को लेते हैं और माउथ से, फिर नोज से हम क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। हमारे पास तो नोज है, माउथ है, लेकिन प्लांट्स के पास या फिर आप कह सकते हो लीव्स के पास ऐसा क्या प्रेजेंट है, उनके पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके साथ बहुत सारे फंक्शन होते हैं ऑल्दो स्टोमेटा के, लेकिन हमारे जो क्लास 10th में है तो बहुत ही माइन्यूट से फंक्शंस हैं। तो पहले उन्होंने क्या बोला, पहले स्टोमेटा होता क्या समझ लेते हैं।
स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। आपके स्टोमेटा क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर से क्या हो पाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। आपने सबने देखा ये चीज, देखो कैसे देखा होगा आपने, आप अगर नहीं देखा तो आप पीपल के पेड़ के पास आना, तो वहां पर पीपल का पेड़ एक सूखा पीपल का पत्ता होगा, तो उसको जब झराओगे ना तो उसके पीछे अंदर से जाली निकलेगी। तो वो जाली क्यों होती है, वो छोटे छोटे छेद किसके होते हैं, उन्हीं को तो क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ईच स्टोमा, अच्छा स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म कह सकते हो स्टोमा। ईच स्टोमा हैज पेयर ऑफ गार्ड सेल्स व्हिच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। अच्छा सर ये हमेशा खुले रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ये हमेशा खुले नहीं रहते हैं, ये बंद भी होते हैं और ये आपके ओपन भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ईच स्टोमेटा, जैसे ये देखो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख सकते हो, मतलब स्टोमेटा स्टोमा आप ये कह सकते हो, स्टोमेटा के अंदर ये जो गार्ड सेल टाइप के ना इनको बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसको इरेज करके आपको बताऊं तो ये जो ग्रीन टाइप का जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, इनको बोलते हैं हम स्टोमा। क्या बोलते हैं इनको, स्टोमा बोला जाता है। और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, क्या किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ही क्लोजिंग और ओपनिंग हो पाती है। ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका वाटर पार्टिकल्स वाटर आपका बाहर निकल रहा है तो वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अगर वाटर अंदर आ रहा है तो वो क्या कर जाते हैं, खुल जाते हैं। इस टाइप में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। When water enters the guard cell, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, वाटर मतलब वाटर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो इट स्वेल्स अप। जाहिर सी बात है, जब पानी, जैसे देखो आपने पानी के अंदर अगर किसमिस को डाला तो किसमिस क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, मतलब पानी अंदर आ जाता है। तो सेम इनके साथ होता है, स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, जब पानी अंदर जाता है तो वो क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, और जब पानी बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनको ओपन या फिर उनको क्लोज करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग आपका स्टोमेटा हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टोमेटा होता है। आपकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज स्टोमेटा, तो उस टाइम पे आप ये लिखेंगे, ये मत लिखना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है इसकी वजह से वो क्लोजिंग ओपनिंग हो रहा है, उसमें आपको वाटर का जिक्र करना पड़ेगा। तो स्टोमेटा की जो क्लोजिंग स्टोमेटा की कंडीशन है वो कब आती है, जब आप कभी भी पानी को बाहर निकालते हैं, जब वाटर पार्टिकल्स आपके बाहर निकलते हैं प्लांट्स के अंदर से, प्लांट के लीव्स के अंदर से, तब आप कह सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, क्लोजिंग स्टोमेटा होते हैं। जब वाटर एंटर करता है तब आप कह सकते हैं कि वो कैसा होता है, ओपनिंग स्टोमेटा होता है। ठीक है भाई, तो आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं ना उन्हीं को क्या बोल सकते हैं, हम स्टोमा बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोमा इसके अंदर का जो आप कह सकते हो थोड़ा अजीब सा शेप है, ठीक है, तो आप उसको स्टोमा कहा जाता है। और उनके पास गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, तो गार्ड सेल ही क्या करते हैं, उसको क्लोजिंग और ओपनिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो भाई मतलब आप बिना शर्म के आप सिंपल क्या कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सर मुझे इस पार्ट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आपका वहीं पर मैं क्या कर दूंगा, आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। चलो भाई अब आगे देखते हैं। तो अगर देखो लीव्स को इन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में इनको क्या दिखाई दिया, ये इस टाइप के इनको दिखाई दिया। इनको क्या बोला जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा बच्चों, इनको बोला जाएगा सर स्टोमेटा। इनको क्या बोला जाएगा, स्टोमेटा। अभी ये क्लोजिंग है, ओपनिंग है, सर ये ओपन स्टोमेटा है। क्लोजिंग कब होता है, जब वाटर पार्टिकल्स श्रिंक कर जाते, मतलब वाटर पार्टिकल्स आपके बाहर निकल जाते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, ये आप कह सकते हो कि आपका क्लोजिंग हो जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो भाई अमीबा को दी जाती है। ठीक है, और मुझे बता दो अमीबा कैसा, कौन सा सेलुलर है, यूनिक के मल्टी, सर कैसी बातें कर रहे हो, वो देखो सामने लिखा हुआ है आपके, अमीबा इज एन इज द यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। जो आपका अमीबा होता है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हो पाता है, देखो यहां तक तो था प्लांट के बारे में। प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिकैप करते हैं भाई, आंख बंद करके उसको रिवाइज करो। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताओ, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, सर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। अच्छा, क्लोरोफिल का काम क्या है फिर, सर क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करना है, फिर उनको एब्जॉर्ब करना। अच्छा जी, ये भी पता है तुम्हें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेकंड स्टेप क्या है क्लोरोफिल, वो उसका फोटोसिंथेसिस का। सर क्लोरोफिल जो आपका लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ना, उसको किस में चेंज कर देने का, उसको चेंज कर देने का केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर उसके बाद वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, सर वो H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट कर देगी, और वो जो वहां से जो आपका O2 आया वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, जो H2 आएगा वो क्या कर देगा, एग्जैक्टली वो CO2 को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और किसमें फॉर्म कर लेगा अपने आप को, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, जिसका वो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है भाई, स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो वो आपके लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाती हैं। स्टोमेटा के अंदर दो स्टोमा होते हैं, और आप कह सकते हो स्टोमा प्रेजेंट होने के साथ साथ उनके पास गार्ड सेल्स भी होते हैं जो क्लोजिंग और ओपनिंग करते हैं। क्लोजिंग कब होता है, जब पानी बाहर निकलता है, और वो ओपनिंग कब होता है, जब पानी अंदर आता है। ठीक है, बस खत्म। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो एनिमल्स की अगर न्यूट्रिशन की बात करूं तो सबसे पहले पढ़ा जाता है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करी जाए तो देखते हैं भाई, तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज लिविंग इन वाटर। वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। It takes food by the forming of finger-like projection called pseudopodia, not pseudopodia, it is pseudopodia। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। एक बार देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होते हैं। जैसे ये देखो, इनका क्या हो रहा है, ये आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे से, तो इनको क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं, इट टेक्स फूड इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइक, सो इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इस टाइप के वो क्या करते थे, वो खाने के आसपास आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, एंड फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, बीच में क्या कर बना लेते हैं, फूड वैक्यूल बना लेते हैं। वैक्यूल को मतलब खाली जगह, तो खाना के आसपास आके आप खाना के चारों तरफ आकर वो क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल बना लेंगे। फिर एकदम से उसको क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, और उसको वो फूड को इंगल्फ करने के बाद, इंगल्फ का मतलब होता है खाना अंदर लेने के बाद वो क्या करते हैं,
फिर उसके बाद जो भी चीज उसके पास डाइजेस्ट वो एब्जॉर्ब करने वाली होंगी तो उसको एब्जॉर्ब कर देंगे, डाइजेस्ट भी कर लेंगे चीजों को। जो अनडाइजेस्टेड चीज होंगी वो वहीं के वहीं थ्रू मतलब वहीं को वहीं क्या करते हैं, सेंट आउट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर से रिवाइज करते हैं। देखो स्ट्रक्चर इसका बहुत शानदार सा है, बहुत ज्यादा शानदार है। देखो पहले क्या हुआ सर, पहले तो क्या किया इसने बकायदा अच्छे से उसको निचोड़ लिया। ठीक है भाई, तो आपका ये अमीबा, अमीबा की ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना अजीब टाइप के ऐसे, उनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। ये न्यूक्लियस है और ये खाना है, तो ये क्या करेगा धीरे धीरे वो इसके पास, देखो ये देखो स्यूडोपोडिया कितना बदतमीज है, खाने के आसपास आते जा रहा है धीरे धीरे। फिर उन्होंने क्या करा, एक फूड वैक्यूल बना लिया, सर्कुलर टाइप का बना लिया, बिल्कुल घेरा बना लिया। वो आपने देखा नहीं जैसे दोस्त वगैरह की जब लड़ाई हो जाती है तो भाई मतलब लग जाती है बुरी, है ना, बढ़िया समझ गया ना। बस उसी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, बड़ी बाउंड्री बना ली अपनी। फिर उसके बाद उसको अंदर ले लिया, उसको पता ही नहीं चला भाई, उसको तो पता ही नहीं चला कि मैं अंदर भी आ चुका हूं। जब उसके पास से अंदर चीजें से निकल गई ना, उसके अंदर से सारी चीजें निकल गई, तब उसको पता चला भाई मैं तो मर भी गया। ठीक है, तो डाइजेशन एंड असाइमिलेशन आप कह सकते हो कि फिर उन्होंने क्या कर दिया, उससे एब्जॉर्ब किया चीजों को। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड चीज होगी वहीं को वहीं उसने क्या कर दिया, सेंड थ्रू कर दिया सरफेस ऑफ द सेल। तो मतलब उन्होंने वहीं को वहीं खाया और वहीं को वहीं छिड़क दिया। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, एक आएगा इजेशन और एक आएगा बच्चे इंजेशन। इजेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से अमीबा खाना अंदर लेता है। इजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमीबा कैन टेक द फूड इनसाइड। ठीक है, तो वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो खाना अंदर ले सकता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इजेशन बोलते हैं। इंजेशन वो होता है जब आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है जब अमीबा से बाहर निकलता है, तो आप कह सकते हो कि वो आपका जो प्रोसेस होती है वो हो जाती है इंजेशन। Egestion is the process by which amoeba take food inside और ingestion is the process by which amoeba सेंट वो आउट द फूड अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर है, तो ये आपको दो वर्ड याद रखने, एक एजेशन और एक इंजेशन। आई थिंक यहां पर कुछ गड़बड़ लगा है, एजेशन और इंजेशन थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर में दिक्कत है। इंजेशन जो होता है वो खाने को अंदर लेना होता है। लेट मी करेक्ट दिस वन, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार चेक वो कर लेना, करेक्ट कर लेना भाई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आएगी और ये वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है भाई, तो इंजेशन वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से खाना अंदर लिया जाता है और इजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड कैन बी सेंट थ्रू। ठीक है भाई, चलो भाई बात करते हैं आगे। तो ये था आपका क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल में सबसे पहला आपका अमीबा का जो पूछा जा सकता है। अब बात आती है भाई हम लोगों की। अब देखते हैं भाई अपन लोग क्या से क्या खाना खाते हैं, सही से खा भी पाते हैं या फिर नहीं खाते हैं। तो बात आती है सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट आपका यहीं तक था, अब सेकंड पार्ट की हम बात करें तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको बहुत ध्यान से समझना। तो पहले तो बात करते हैं कि न्यूट्रिशन स्टार्ट होता कहां से। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम से हम वो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं सर, वो मतलब जगह है जहां पर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, मतलब स्टोर होकर रखते हैं। ठीक है भाई, विच प्रोड्यूसेस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरा जो आपका खाना पूरा जो आपका नीचे तक जब तक निकलना जाता है उसको पूरा क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। ठीक है, अब उनके पास कई सारे वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ वो इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, आपकी प्रोसेस को बहुत जल्दी करवाते हैं। और वो प्रोसेस कौन सी चल रही होती है, डाइजेशन वाली प्रोसेस चल रही होती है। इसकी वजह से क्या करते हैं, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो सर सबसे फॉरमोस्ट जो ऑर्गन है ना वो है माउथ, और सबसे आपका लास्ट मोस्ट जो आपका ऑर्गन है वो है एनस, जहां से आपका खाना अनडाइजेस्ट वाला बाहर निकलता है। इसके साथ में माउथ, फिर आपका क्या आ जाता है, ईसोफेगस आ जाता है, जो आप कह सकते हो फूड पाइप कह सकते हो अपने आप को, वो ईसोफेगस को, नॉट ऑइसोफेगस, इट इज ईसोफेगस। ठीक है भाई, फिर आता है अपना पेट, स्टोमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में क्या हो जाता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। ठीक है, अब बस हमें इन्हीं की चीज के बारे में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में क्या क्या आपका बेसिकली प्रोसेस रहता है। तो बात करते हैं आगे। द मेन ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। इनके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिकल प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से ये डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से करवा पाएंगे। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं। तो मेन ग्लैंड्स आपको मैंने बता दी, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपने बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट वो ग्लैंड कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा क्लियर ग्लैंड कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन कर देता हूं लेकिन ठीक है, मजे आते हैं, जब तक आप जवाब दोगे तब तक आपको मुझे भी मजा नहीं आ पाता, क्योंकि आपका जवाब सुनने में मजा बहुत आता है, कई लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। इन द माउथ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि आपका फूड प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, सर माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन जो प्रोसेस है वो आपकी कहां से स्टार्ट हो जाती है, सर माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो फूड इज टेकन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा एंड फॉर्म फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो आपके मुंह के अंदर दोनों साइड लेफ्ट और राइट में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर से थूक निकलता है, जिसको अपन बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। आपने खाना खाया, उसको चबाया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया उसको, साथ ही साथ में वो आपका जो खाना वो किसके साथ मिल गया, सर सलाइवरी अमाइलेज, अभी तो अमाइलेज छोड़ दो, सलाइवा के साथ मिल गया, मतलब थूक के साथ मिल गया। अब सलाइवा के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा मैंने क्या बोला, ये एक तरीके का ग्लैंड होता है। क्या होता है, ये एक तरीके का ग्लैंड प्रेजेंट ग्लैंड होता है। ग्लैंड के अंदर क्या होती है, केमिकल चीजें प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज व्हिच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। जो स्टार्च होता है ना उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, कौन, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है भाई,
अब यहां तक खाना पहुंच गया आपके मुंह के अंदर ही, अभी खाना, ठीक है ना, अभी इमेजिन करो मुंह के अंदर ये खाना और वो सलाइवा मिलते जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, देन द फूड पासेस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। फिर वो फूड पाइप से, देखो ये वाली जो पाइप है, एक सेकंड में आपको बता दूं, ये जो होता है ना, ये चीज, ये आपकी जो ईसोफेगस है ना, इसी को क्या बोला जाता है, आपका फूड पाइप बोला जाता है, ठीक है भाई। चलो फिर आगे देखते हैं, इन द स्टोमक। अब बात आती है खाना आपका कहां तक आ गया, स्टोमच है ना, कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, स्टोमच पढ़ते हैं, ये क्या होता है, स्टोमक होता है। तो स्टोमक के अंदर खाना आ गया, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। तो ये वो वाला जूस नहीं है जो पी लिया आराम से, ठीक है ना, ये गैस्ट्रिक जूस बहुत खतरनाक होता है, खास करके खाने के लिए। तो द गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं, सेकंड ग्लैंड कौन सा होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पहला ग्लैंड कौन सा था, सलाइवरी, वो क्या नाम है आपका, कह सकते हो सलाइवा, या फिर आप कह सकते हो सलाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, सलाइवा प्रेजेंट था। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपकी चीजें आती है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम है, सब ट्रिप्सिन प्रेजेंट है, सॉरी आपका पेप्सिन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, और आपका म्यूकस प्रेजेंट है। इनका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, आपके खाने के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन है ना, उसको तोड़ने की बात करता है। तो खाना ऑल्दो आपके माउथ से टूटना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो सही से नहीं टूट पाया। अब वो अंदर जाकर डाइजेशन क्या होता है, बेसिकली आपके खाने को छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में तोड़ना, जिसकी वजह से उनको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत ना आए। तो यहां से खाना आपने कुछ तोड़ दिया, फिर अंदर जाके भी टूटेगा, फिर और टूटेगा, फिर उसमें से एब्जॉर्ब कराई जाएंगी चीजों को। तो आपका खाना माउथ में था, माउथ में आपने चबाया उसको, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा को भेजा और उसको के साथ मिला लिया, और फिर वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे चला गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं स्टमक के अंदर आपका प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या करा, गैस्ट्रिक जूस निकाला, और उसके अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, सर पेप्सिन प्रेजेंट है। पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको, प्रोटीन को। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, प्रोटीन भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पेप्सिन भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पेप्सिन ट्रिप्सिन, वो पेप्सिन और प्रोटीन, ठीक है भाई। फिर इसके बाद करते हैं हाइड्रोक्लोरिक की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। वो क्या करता है, मीडियम को क्या वैसे तो देखो एसिड के बहुत सारे काम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, लेकिन सबसे फॉरमोस्ट जो आपका काम कह सकते हो वो ये होता है कि मीडियम को, जो अंदर जो प्रेजेंट मीडियम है ना, उसको एसिडिक बना देना, जिसकी वजह से पेप्सिन को क्या मिलती है, मदद मिलती है इसको आपके प्रोटीन को तोड़ने में, ठीक है। फिर बात करते हैं जो आपका एसिड प्रेजेंट है, क्या सर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत खतरनाक वाला एसिड होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये एसिड अपने पेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें कुछ होता क्यों नहीं है, हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमारे पेट में कुछ है ही नहीं ऐसा एसिड टाइप का। ये इसलिए महसूस कर पाते हो क्योंकि आपके पास प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर आने से रोकता है। तो यहां पर देखो इसका जो फंक्शन है वो भी देख लो अच्छे से म्यूकस का। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक, आपके स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है किसके एक्शन से, एसिड के एक्शन से। तो अगर आपका एसिड बाहर आता है तो वो कौन रोक लेता है, आपका म्यूकस रोक लेता है। देखो आप बेसिकली क्या पढ़ोगे, दो बार म्यूकस पढ़ोगे, एक तो आप किसमें पढ़ रहे हो, पेट के अंदर वो म्यूकस पढ़ रहे हो, एक नाक के अंदर, नोज के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो लिबलेबार टाइप का आपका जो पदार्थ होता है नाक के अंदर, उसको भी म्यूकस बोला जाता है। अगर आपका क्वेश्चन पेट से रिलेटेड है, स्टमक से या फिर डाइजेशन से रिलेटेड है, तब म्यूकस का फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जैक्टली तब आपका फंक्शन ये हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द वॉल और लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद यहां पर खत्म हो गया, ये चीज का जो काम धंधा था यहां पर खत्म हो गया। अब वो कहां पहुंच जाएगा सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाएगा। तो पहले खाना लिया, ईसोफेगस से पेट के अंदर आ गया, पेट के अंदर कौन प्रेजेंट था, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट था, क्या निकाला, गैस्ट्रिक जूस निकाला। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट थे, पेप्सिन, पेप्सिन क्या तोड़ा, प्रोटीन तोड़ा। फिर अच्छा, फिर हाइड्रोक्लोरिक ने क्या किया, मीडियम को क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया। एसिडिक मीडियम बनाने से क्या हो जाएगा, पेप्सिन का फंक्शन बहुत जल्दी जल्दी होने स्टार्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं म्यूकस, तो एसिड के वो एक्शन से बचाने के लिए, फिर आप कह सकते हो आपके पेट की वॉल्स को बचाने के लिए कौन यूज किया जाता है, म्यूकस का यूज किया जाता है। फिर म्यूकस का फंक्शन यही होता है बेसिकली, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, ड्यूडेनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यूडेनम बोला जाता है, ठीक है भाई। तो बात करते हैं आगे। तो अब ये खाना वहां तक आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में। द फूड इज मिक्स्ड विद द बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। अब देखो यहां पर बेसिकली दो चीजें प्रेजेंट होगी, एक तो आपका बाइल प्रेजेंट होगा जो लीवर से आपका सीक्रेट किया जाता है, ये लीवर आपका, और यहीं पर आपका पैनक्रियास ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों आपके दो तरीके के एंजाइम्स निकालेंगे। तो पहला तो होगा पैनक्रियाटिक जूस, और जो पैनक्रियास के थ्रू निकाला जाएगा, और एक होगा बाइल जूस जो आपको किसके थ्रू निकाला जाएगा, एग्जैक्टली लीवर के थ्रू निकाला जाएगा, ठीक है भाई। आपने अपने शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो लीवर ही होता है। अपने शरीर के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है, लीवर ही होता है। अब यहां पर जो बाइल होता है ना, बाइल क्या काम करता है, ब्रेक डाउन फैट इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, ग्लोब्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लोब्यूल्स। तो जो आपके खाने के अंदर प्रोटीन था वो उसको तोड़ने का काम किसने किया, सर वो किया पेप्सिन ने। उसके अंदर अगर खाने के अंदर फैट प्रेजेंट है तो फैट को तोड़ने का काम किसने किया, सर वो किया बाइल जूस ने। किसने किया, बाइल जूस ने। कहां से सीक्रेट होता है ये, सर ये सीक्रेट किया जाता है किसके थ्रू, लीवर की वजह से ये सीक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है वो देख लेते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इनके भी बहुत अच्छे काम है। अगर पेप्सिन समझ में आ गया ना तो ट्रिप्सिन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सब ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को। सर कैसी बातें कर रहे हो, प्रोटीन तो पहले टूट गया लेकिन अच्छे से नहीं टूटा। क्लियर है, क्या नहीं टूटा, अच्छे से नहीं टूटा। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, आपका प्रोटीन, देखो पेप्सिन से प्रोटीन, पेप्सिन ट्रिप्सिन एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन है लगभग। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का सिर्फ काम एक ही है, वो प्रोटीन को तोड़ के मरोड़ के अच्छे से फेंक देना, ठीक है भाई। फैट को तोड़ने का काम किसका है,
फैट को बाइल जूस का, वेरी गुड। और वो जो आपका लाइपेज है, अगर बाइल जूस में थोड़ी बहुत कमाबेशी रह जाती है, बाइल जूस अच्छे से नहीं तोड़ पाता है, तो उसको बचा कुचा तोड़ता कौन है सर? फैट को तो कौन तोड़ता है? लाइपेज तोड़ता है, ठीक है भाई। चलो भाई, अब बात आ जाती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अच्छे खासे से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अभी वो क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे था। कहां पर था? ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे था, मतलब आप कह सकते हो ये ऊपर ऊपर पार्ट पे था, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो द ग्लैंड्स, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। बहुत सारे जूस आ रहे हैं सर, मन में लड्डू फूट रहे हैं, मतलब जूस फूट रहे हैं। तो देखो, पहला जूस क्या था? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट था सर? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? बाइल जूस। किसने सीक्रेट किया? किसने सीक्रेट किया सर? लीवर ने। अच्छा, पैनक्रियाटिक जूस किसने सीक्रेट किया सर? पैनक्रियाज ने। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था सर? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया? जो सर जो पेप्सिन ने प्रोटीन तोड़ा था ना, उसको और अच्छे से तोड़ा किसने? ट्रिप्सिन ने। अच्छा, मुझे एक बात और, लाइपेज का क्या काम था सर? लाइपेज वही है सर जो आपका फैट तोड़ा जाता था ना बाइल के थ्रू। बाइल के से अच्छे से नहीं टूट पाया तो किसने तोड़ा सर? लाइपेज ने तोड़ा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होता है, जो आपके कार्बोडाइजेशन को अच्छे से करवा पाता है। तो द एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट आपके खाने के अंदर प्रेजेंट है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, फैट्स को फैटी एसिड में चेंज करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है, एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है, ठीक है। यहां पर मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में अब वो चीजें आती है किसमें करने के लिए? चेंज करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट विल चेंज इनटू ग्लूकोज, फैटी एसिड इज चेंज, वो फैट इज चेंज इनटू फैटी एसिड और वी कैन से ग्लिसरॉल। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स को, तो प्रोटीन्स को किसमें चेंज कर दिया जाता है? अमीनो एसिड्स में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। The wall of the small intestine have several finger-like projection called villi having blood vessels। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर खाना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना पूरे शरीर में कैसे जाएगा? तो याद रखना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है ना, छोटे छोटे उंगली टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, वो वेसल्स को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ब्लड को कैरी करती हैं, जो ब्लड को क्या करती है? कैरी करती हैं। तो ये क्या करेंगे, जो वहां पर खाना पहुंचा है ना, उसमें से प्रोटीन, ये सॉरी आपका अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और आप कह सकते हो आपका क्या नाम, ग्लूकोज, इनको एब्जॉर्ब करते हैं। कहां पर? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको अपन विली बोलते हैं, नॉट बिल्ली। बिल्ली नहीं है वो, कोई दूध नहीं पी रही है वो विली कही जाती है, ठीक है ना। क्या बोली जाती है? विली कही जाती है। और ऐसे बहुत सारी आपकी वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, एक दो नहीं होती, मिलियंस में होती हैं। तो सभी के द्वारा क्या करा जाता है? इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अब वो एब्जॉर्ब किया, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये है, तो इन्हीं के बीच में क्या है, ये आप जैसे मेरा हैंड देख रहे हो ना नीचे, तो ये आप कह सकते हो ब्लड वेसल है। तो इन्होंने यहां से एब्जॉर्ब किया, तो वो ब्लड वेसल के थ्रू क्या हो जाएगा? आपका पूरे ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, और पूरे शरीर के अंदर ये सारी चीजें आपके पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं, अब तो आपका ये डाइजेशन वाला तो प्रोसेस खत्म होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। ये क्या करती है? एक चीज का और हेल्प करती है, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करूं। एब्जॉर्प्शन तो उन्होंने कर लिया, ठीक है भाई, एब्जॉर्प्शन तो उन्होंने कर लिया। अब डाइजेशन में कैसे मदद करते हैं? तो डाइजेशन में सिंपल ये होता है, क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से आपका डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। फिर दूसरी बात करते हैं, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्टेड टू द सेल इन द बॉडी। आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और उसको पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। सारे सेल्स उसके आपके एब्जॉर्ब फूड को खा लेते हैं, मतलब कह सकते हैं उससे एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं। देन द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चा कुछ जाहिर सी बात है, घर के बड़े लोग को वही मिलता है, पर हाथ में वो अगर थाली में कोई अच्छी चीजें रखी, पहले तो छोटे छोटे लोग ले लेंगे, बच्चा कुछ उनको ही मिलता है, ठीक है। तो सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा उनका कहने का मतलब होता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइज एल्डर वंस, ठीक है। तो बस एक एग्जांपल दिया था मैंने, एक पॉइंट दिया आपको, ठीक है। बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी था वो कहां पर पहुंच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। तो अनडाइजेस्टेड फूड को अगर उसके अंदर प्रेजेंट वाटर है या फिर आप कह सकते हो सॉल्ट है, तो उसको और एब्जॉर्ब कर लेगा, और बचा कोचा मतलब गंदी सी शकल का वो क्या कर देंगे? उसको एनएस के थ्रू बाहर निकलवा देंगे, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सिंपल एक काम होता है, आपके डाइजेस्टेड फूड में से, अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को या फिर सॉल्ट को बाहर निकालना, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना। वही काम किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। और बाकी क्या कर देता है? वो एनएस के पास पहुंचा देता है, और वो यहाँ एनएस से वो आपका खाना बाहर निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करने से पहले मुझे एक बात बता दो, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो अभी के अभी लाइक करो इसको, अभी कभी सेशन को लाइक करो, और कमेंट में जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसके जवाब दो भी। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपके किसकी? अब मैं बात करने वाला हूं आपका रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की बात करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। मैं पानी पी लूं भाई। चलो भाई अब बात करते हैं आगे अपने रेस्पिरेशन की, ठीक है भाई। तो रेस्पिरेशन की बात करने के लिए रेस्पिरेशन को अंदर से लाया जाए। चलो भाई, ये अपने पास आ गया रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे एक ही वर्ड में पूछूं व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो एक ही जवाब आएगा, क्या आएगा? कि सर सांस लेना और सांस छोड़ना, यही तो होता है रेस्पिरेशन। बस सर खत्म चैप्टर, मतलब टॉपिक खत्म। अरे भाई, अगर इतना हो रहा होता तो मजा ही नहीं आ जाता। अब यहाँ पर एडीपी, एटीपी, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपके रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन को सबसे पहले तो माइंड से ये निकाल देना कि सर सांस को लेना, सांस को छोड़ना इज नोन एज रेस्पिरेशन। बिल्कुल माइंड से निकाल दो। बात करते हैं रेस्पिरेशन एग्जैक्टली में है क्या। तो रेस्पिरेशन की बात करने के लिए
मैं ले लेता हूं बढ़िया सा पेन रेड कलर का। हाँ, तो रेस्पिरेशन क्या है वो देखते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इनटू द इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन एक तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर से क्या होता है, आपने जो खाना खाया है उसको तोड़ा जाता है, उसको बर्न किया जाता है, किसके प्रेजेंस में सर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वहां से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है भाई, एनर्जी मिलती है। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। याद है सर, एक ही तो चीज आती है सर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एक ही तो चीज थी यार। तो यहीं पर वो आपका कॉन्सेप्ट आ गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। क्यों, एनर्जी कहां स्टोर की जा रही है सर, एनर्जी स्टोर की जा रही है कहां पर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है भाई। अच्छा, तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होगा सर, रेस्पिरेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर से क्या होता है, खाने को तोड़ा जाता है, किसके प्रेजेंस में सर, ऑक्सीजन के साथ इसको तोड़ा जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस कहां होती है सर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है सर, वो आपकी ये प्रोसेस। ठीक है भाई। तो जो एनर्जी आपने रिलीज करवाई है, जो खाना टूटने में जो आपने जो एनर्जी बनी है ना, तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी एंड कह सकते हैं फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स। अब एटीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपका। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और आपका जो एडीपी मॉलिक्यूल होता है, एडीपी का क्या यूज, वो क्या नाम फुल फॉर्म होता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई और ट्राई इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपको क्या कर दिया जाता है, इसका यूज करके वो क्या करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। तो आपके पास प्रेजेंट है एडीपी। तो एडीपी का फुल फॉर्म क्या था सर, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर मुझे इसको एटीपी में चेंज करना है, मतलब ट्राइफॉस्फेट में चेंज करना है, तो उसको एक और फॉस्फेट देना पड़ेगा। तो आपका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, जो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, उसको यूज करके ये क्या कर देता है, आपका एटीपी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। कब, जब सर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तब ये चेंज होता है, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता। ठीक है भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एडीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है कब, जब आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, कब, आपके रेस्पिरेशन के थ्रू। बात करते हैं एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। फिर ये एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही स्टोर रहती है। ऐसा नहीं है कि एटीपी से फिर वो एडीपी चेंज हो जाएगी। आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज, आपकी जो स्टोर होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। बट जब आपको जरूरत होती है आपकी एनर्जी को, तब वो एटीपी से क्या चेंज हो जाती है, एडीपी में चेंज होकर फिर आपको मिलती है। सर कुछ नहीं आया, अब्बा डब्बा जब्बा। तो फिर से समझते हैं, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो खाना आपने खाया है ना, उसको तोड़ना ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी को रिलीज करना। ठीक है। अब एनर्जी कैसे भी रिलीज हो सकती है, हो सकता है पसीने छोड़कर आपको एनर्जी आ रही हो, मतलब आपको थकावट से एनर्जी आ रही हो, आपको सांस फूलने से एनर्जी आ रही हो, कैसे भी हो सकती है। फिर उन्होंने ये बोला जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, अब ये एनर्जी कैसे रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होने के दौरान होता क्या क्या है। तो जो आपके शरीर के अंदर एडीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब जो एनर्जी आपके अंदर प्रेजेंट है ना, एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसको एक और फॉस्फेट मिलकर एटीपी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। तो आपने क्या, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपने एटीपी मॉलिक्यूल बनाया है किसकी मदद से, एडीपी की मदद से। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स। तो एडीपी मॉलिक्यूल और एक आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनका यूज कर एटीपी मॉलिक्यूल को बना लिया जाता है। फिर बनाने के बाद बेसिकली क्या होता है कि सर ये बना एटीपी। अब ये आपका जो एनर्जी है, ये कह सकते हो एनर्जी करेंसी है आपकी। ठीक है ना। आपके शरीर के अंदर एनर्जी कैसे फॉर्म में रहती है सर, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है। तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। आपके शरीर के अंदर जो आपकी एनर्जी होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। व्हेन द सेल नीडेड द एनर्जी, एटीपी इज ब्रोक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है। तो फिर एटीपी क्या करता है, वाटर के प्रेजेंस में लेकर, मतलब वाटर को लेकर वो किस में चेंज हो जाता है, एडीपी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, और वहां से थोड़ी बहुत एनर्जी जो निकलती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है बाय द सेल। ठीक है ना। और वी कैन से टू बी वेरी प्रिसाइजली तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई। तो ये था आपका एटीपी एडीपी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो भाई बैक करके देख लो, अच्छे समझा दिया मैंने अच्छे से इसको। हाँ, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपका एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखते हैं एरोबिक वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो बेसिकली होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पहला आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किया जाता है किसको, आपके एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी। तो ये मोर एनर्जी क्यों बनाता है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन पूरा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मतलब अभी समझ नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपकी रेस्पिरेशन करी जाती है। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, इसमें क्या होती है, एनर्जी ज्यादा निकलती है। द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट, आप बाई प्रोडक्ट नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनकर आता है वो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपन निकाल देते हैं बाहर, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है भाई। तो आपको रेस्पिरेशन के थ्रू यही तो होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हम ही तो करते हैं, हम सभी एनिमल्स वगैरह, ये सभी एरोबिक रेस्पिरेशन ही तो होता है। तो हम यहां पर क्या होता है अपने शरीर के अंदर सर, आपके क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है। इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वाटर और एनर्जी तो हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वापस से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, सभी लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, आपकी एनर्जी वो रेस्पिरेशन किया जाता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट।
तो एक तरीके के ये कह सकते हो कि ग्लूकोज का एक फॉर्म होता है पायरुवेट, तो आपका क्या करता है ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज हो जाता है आपकी रेस्पिरेशन के वो प्रोसेस के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ग्लूकोज विल चेंज इनटू डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस नहीं, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आंसर विल बी पायरुवेट। ठीक है, तो इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्रोसेस सिंपल सी है। सर मुझे ये समझ में तो नहीं आया कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे होता है। तो देखो पहले क्या होता है, देखो यहां पर मैं अच्छे समझाता हूं आपको। तो पहले क्या होता है, आप ये समझो कि आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले चेंज होगा किसमें, पायरुवेट में। आपका ग्लूकोज किसमें चेंज होगा, पायरुवेट में। पायरुवेट फिर चेंज हो जाएगा किसमें, आपका CO2 H2 और एनर्जी में। कैसे, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होना, ये आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। किसके प्रेजेंस में, सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर ये पायरुवेट से CO2 वगैरह में चेंज होना, फिर से ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। मतलब ये पूरी वो आपकी जो रिएक्शन है ना, ये आपकी किसके प्रेजेंस में होती है, सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है भाई, चलो हाँ अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। आई होप आपको एरोबिक समझ में आ गया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन फिर से बता देता हूं एक बार। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी रेस्पिरेशन करवाई जाती है। इसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है, और आप ये कह सकते हो कि इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल के आता है, जो आप एक्सहेल कर देते हो। ये होता कैसे है सर, जो आपके शरीर के अंदर जो आपको याद है कि सर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो रहा था, एग्जैक्टली वही ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर ये पायरुवेट चेंज हो जाता है CO2, वाटर और एनर्जी में। तो वाटर एनर्जी क्या कर देते हैं हम, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं। ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही किया जाता है, लेकिन ये कहां किया जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये मोर एनर्जी था वो एरोबिक, तो ये क्या हो जाएगा, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इट टेक प्लेस इन द मसल सेल एंड ईस्ट। ठीक है ना, ये अलग तरीके से मसल सेल्स में और ईस्ट में आपका ये वो किया जाता है। एंड प्रोडक्ट वहां पर आपका CO2 एनर्जी और वाटर था, यहां पर क्या है, लैक्टिक एसिड होगा या फिर आपका इथेनॉल होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होगी। ठीक है, तो वाटर की जगह पे यहां पर क्या वो मिलता है, लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। यहां पर भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो रहा है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स, सॉरी मसल सेल्स क्या होते हैं आपके, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज हो जाते हैं मसल सेल्स के अंदर। इसकी ऑल तो मेरे पास वो मतलब कह सकते हो इसकी टेबल है जो बहुत बार पूछी जाती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी डिफरेंट वेज। तो वो वाली आपकी डायरेक्ट हमने क्या करिए, NCERT से उठाई है उसको। तो पायरुवेट एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो फिर ये जो पायरुवेट है आपका, ग्लूकोज से पायरुवेट में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, फिर पायरुवेट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था, फिर पायरुवेट से किसमें चेंज हो रहा था, CO2 एनर्जी और वाटर में। लेकिन यहां पर क्या होता है, मसल सेल्स के अंदर आपका जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में तो चेंज हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये पायरुवेट किसमें चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। तो आगे जो है, आगे इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। अलग अलग जगह पर है, मसल सेल्स में अलग है, ईस्ट में अलग है। तो ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट विल चेंज इनटू इथेनॉल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लैक्टिक एसिड किसमें होता है, सर मसल सेल्स में होता है। अगर मैं आपसे कहूं इथेनॉल कहां पर होता है, सर वो ईस्ट में होता है। ठीक है, और बाकी आपकी प्रोसेस क्या है, सिंपल है। और देखो आप ये कह सकते हो पायरुवेट का इथेनॉल में चेंज होना, द प्रोसेस इन विच पायरुवेट विल चेंज इनटू इथेनॉल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। नया पॉइंट है, अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं आगे। तो आगे ये रही वो टेबल जो आपको कह सकता हूं मैं कि आप इसको अच्छे से ध्यान से रखना। देखो कैसे आपका ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, ये तो कहां पर हो जाता है, सर साइटोप्लाज्म में हो जाता है। ठीक है, अब ये तीन तरीके का, 1 2 3, अब ये जो पायरुवेट वो तीन तरीके से आपका टूट सकता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है लेकिन इन मसल सेल्स, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का है। ये आपका किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। एक बार फिर से मैं हटा दूं इसको, तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो ये वाला प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन ये ऊपर के जो दोनों है ना, ये आपके अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। कौन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट में अगर मैं एब्सेंस की बात करूं ऑप्शन की, तो आपका मुझे बताया था मैंने आपको, इथेनॉल बनता है उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो सभी में बनेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपका किसमें नहीं होता, लैक ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होता, मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्या बनता है आपका, लैक्टिक और एनर्जी बनती है। ठीक है, तो आपको एंड प्रोडक्ट आपको सभी के इसके याद रखने एज इट इज। आपकी मैंने ये चीज आपको इसमें बेसिकली पहले वाले में इसमें आपको समझा दी मैंने। ठीक है ना, अच्छे तरीके से इसमें। तो ये चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ये बस टेबलर फॉर्म में लिखी है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है इसको। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा आता है आपका, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रिल्स, फिर नजल कैविटी,
फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। आपके ये लगभग आपके ये ऑर्गन्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो उनका पार्ट होते हैं। अब आपका रेस्पिरेशन होता कैसे है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, आपके नोजल नसल कैविटी के अंदर से क्या होता है, आपके ये एयर एंटर करती है। एयर के अंदर जब चूंकि क्या होता है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो आपके जो हेयर्स या फिर म्यूकस जो प्रेजेंट होता है, आपको म्यूकस याद आ रहा है, जो आपके पेट के अंदर म्यूकस था वो क्या कर रहा था सर, वो आपका एसएल से जो एक्शन हो रहा है उससे क्या नाम है, उसके एक्शन से किसको बचा रहा था सर, स्टमक को बचा रहा था। वो म्यूकस था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये जो म्यूकस है ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो म्यूकस क्या होता है, आपका जो डस्ट पार्टिकल उसको क्या करता है, ट्रैप करके रख लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये पास की जाती है थ्रू द फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर्स इनटू द लंग्स। अब आपके किस में आ गए, लंग्स के अंदर ये चीज प्रोवाइड हो गई है, मतलब आपके पास तक आ गई है। तो ये रहे अपने लंग्स, ठीक है ना, फेफड़े जिसको अपन बोलते कहते हैं कि ज्यादा हुक्का मत पिया करो, फेफड़े फूल जाएंगे, मतलब फक जाएंगे। तो यही वो फेफड़े होते हैं जहां पर आपका ऑक्सीजन आपका पहुंचता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, द ट्रैकिया हैज द रिंग ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इज इन ट्रैकिया। जब ट्रैकिया को बेसिकली बोला जाता है विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, मतलब रिंग ऑफ कार्टिलेज ऐसे देखो, ये ट्रैकिया है ना, तो इसके ऊपर ऐसे उसकी रिंग ऑफ कार्टिलेज मतलब हड्डियों की, मतलब कार्टिलेज एक होता है, ये आपके कानों के अंदर जो ये प्रेजेंट है ना हड्डी, जो आपकी हड्डी से कमजोर होता है, लेकिन ये आपका जो कहा जाता है ना, इसको कार्टिलेज बोला जाता है। तो ऐसी कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है किसके, विंड पाइप के ऊपर। क्यों, क्योंकि अगर विंड नहीं होगी, मतलब आपने सांस थोड़ा देर के लिए रोक ली, तो वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, बिल्कुल पिचक जाएगी। अभी कैसी है, ऐसी है, लेकिन अगर विंड इसके अंदर नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो इस रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, इसको वो फुलाकर ही रखती है, ठीक है, कोलैप्सिंग से इसको बचाती है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद करते हैं बात आगे। तो द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, ब्रोंकाई फिर छोटे-छोटे ट्यूब्स में, मतलब छोटे-छोटे एयर सैक में मतलब डिवाइड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। व्हिच एंड द टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई, उसी को क्या बोला जाता है, फिर एल्वेलाई बोला जाता है, ठीक है। द एल्वेलाई, अच्छा मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना वो एल्वेलाई के अंदर होता है। तो एल्वेलाई सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम्हें दे देता है, ठीक है। एल्वेलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये आपका क्या होता है, आपका जो एल्वेलाई होता है वो सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आसानी से आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एयर एंटर करी यहाँ से, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, तो वो किसने रोक लिया, हेयर ने रोक लिया, और आपके अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट है उसने ट्रैप कर लिया। फिर ये फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, और उसके बाद से कहां तक पहुंच गया, आपके लंग्स तक पहुंच गया। फिर उसके बाद लंग्स के अंदर पहुंचने के बाद फिर आपकी जो ये विंड पाइप है ना, ये जो विंड पाइप है, ठीक है, ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर किसका रिंग, किसकी वो लगी होती है चढ़त, वो परत किसकी होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज की। वो क्या करती है, उसको विंड पाइप अगर ऐसी है तो इसको कोलैप्सिंग से बचाती है, तो आपका ये चिपका के रखती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज इसको चिपका के रखती है अपने पास, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज का कई बार आपका फंक्शन पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट्स इट रिंग ऑफ कार्टिलेज, sorry, the trachea has ring of cartilage which prevents it from the collapsing when there is no water in, there is no air in trachea, ठीक है। फिर आपकी जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, ये इसकी के अंदर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स व्हिच एंड्स इन, एक सेकंड इसको हटाता हूं, हाँ, विच एंड्स इन टाइनी एयर सैक्स, मतलब एयर सैक का मतलब होता है जहां पर आपकी एयर को भरा जा सके, ठीक है ना। तो वो होता है आपके एल्वेलाई, और फिर एल्वेलाई क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है, और एल्वेलाई ये भी काम करती है, आपका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है भाई। तो ये था आपका रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो ये हर एक बच्चे को पता होता है कि इनहेल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल कैसे करते हैं, हम ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा मैकेनिज्म है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। डायफ्राम जो होता है वो नीचे होता है, ये होता है डायफ्राम, ये, ठीक है ना। अगर हम ब्रीथ को, वो क्या नाम है, एयर को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, एंड मूव्स डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड चला जाता है, एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स। इसकी वजह से चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। एक बार करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, इसी वजह से क्या होता है, एयर एंटर करता है लंग्स के अंदर। इसका जस्ट अपोजिट कब होता है, जब ब्रीथ आउट करते हैं। जब ब्रीथ आउट करोगे तो मसल्स क्या हो जाती है, डायफ्राम की रिलैक्स हो जाती हैं, और आपकी मूव्स मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और फिर एयर क्या हो जाती है, लंग्स से बाहर पहुंच जाती है, ठीक है भाई। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक। तो ये आपका एक काम करते हैं, इसको पार्ट 1 में ही रखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि ऑल्दो आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, 1 घंटे 8 मिनट की हो गई है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे वो रेस्ट ऑफ द पार्ट की। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें आपका कह सकते हो एक्सक्रीशन हो गया, तो इन दोनों को हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट करना ना छोड़ें, साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको। अभी तो ये लाइव प्रोसेस आया, फिर आपके पास धीरे धीरे ये सारे सब्जेक्ट आपके सारे चैप्टर के आपके मतलब वीडियोस या फिर लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय।